साल था 452 एडी और रोमन एम्पायर तबाह होने वाला था। हांस इटली पर हमला कर देते हैं। इटली के कई शहर तबाह हो गए थे, जिसने लोगों को वहां से भागने पर मजबूर कर दिया था। ये लोग झीलों के रास्ते छोटे छोटे आइलैंड्स पर चले गए। ये एक ऐसा फैसला था जिसने इनकी जिंदगी बचा ली। तमाम मुश्किलात के बावजूद इन चंद लोगों ने आगे जाकर एक ऐसा इंजीनियरिंग का मास्टरपीस बना दिया जो दुनिया ने आज तक नहीं देखा था। वेनिस। न कोई रोड थी, न जमीन, न ही साफ पानी। इसके बावजूद भी वेनिशियंस ने इस दलदली जमीन पर अपने दौर का सबसे ताकतवर और अमीर शहर बना दिया था। इस शहर के जबरदस्त नक्शे और ब्रिजेस ने कई आइलैंड्स को आपस में कनेक्ट किया हुआ था। चलिए देखते हैं कि ये शहर इस दलदली जमीन पर बना कैसे। जब सबसे पहली सेटलमेंट इस आइलैंड पर आई थी, वो थी एटलस और उसकी फैमिली। उनके पास घर बनाने के लिए सबसे वर्स्ट सरफेस थी। आइलैंड्स पर सिर्फ खड़े होना मुश्किल था। घर बनाना तो दूर की बात थी, जमीन पर पांव रखते ही वो धंस जाती थी और अब वो लोग वापस भी नहीं जा सकते थे। अगर गए तो मार दिए जाते। एटलस ने सोचा, जो कुछ भी करना है यहीं पर करना है। सबसे पहले एक स्टेबल फाउंडेशन की जरूरत थी। एटलस ने पास के जंगल को देखा तो उसको एक आइडिया आया। अगर एक एक करके लकड़ियां जमीन में गाड़ दी जाए तो एक स्टेबल फाउंडेशन बन सकता है। वो जंगल से लकड़ियां लाता है और उन्हें 5 मीटर तक जमीन में गाड़ देता है, जब तक वो मिट्टी की सख्त लेयर तक न पहुंचे। लकड़ियां इतनी करीब करीब गाड़ी गईं कि मिट्टी कंप्रेस हो गई और पानी निकल गया, जिससे ग्राउंड स्ट्रांग बन गया। अब आप कहेंगे कि लकड़ियां तो पानी में खराब हो जाती हैं या बैक्टीरिया से खराब हो गई होंगी, लेकिन लकड़ियां हवा की मौजूदगी में ही खराब होती हैं और ये लकड़ियां जमीन के अंदर थीं, जहां हवा नहीं जा सकती थी। इस वजह से ये हजारों साल तक खराब नहीं हुई। ये एटलस की एक जीनियस अप्रोच थी। आज भी ये लकड़ियां खराब नहीं हुई हैं। पूरे शहर में जब ये लकड़ियां जमीन में धंस गईं, तो लोग उन्हें काट कर सरफेस लेवल करते थे। ऊपर लकड़ी की पट्टियां रखी जाती हैं ताकि वेट इक्वली डिवाइड हो सके। फिर इन पत्तों के ऊपर पत्थर के बड़े बड़े ब्लॉक्स रखे जाते थे। फाउंडेशन को पानी से ऊपर उठाने के लिए स्टोन लेयर्स की हाइट को पानी की हाइट के मुताबिक एडजस्ट किया जाता था। अब फाउंडेशन तो आ गई वेनिस के पास। शुरू में लोग अपने घर लकड़ी से बनाते थे, लेकिन फिर उनमें आग लग जाती थी। इसके बाद लोगों ने ईंटों से घर बनाना शुरू किया, मगर 2 बातों का ख्याल रखना पड़ता था। 1, बिल्डिंग का वेट ज्यादा न हो, इसलिए रूल बना दिया गया कि 3 स्टोरी से ऊंचा स्ट्रक्चर नहीं बनेगा। 2, जमीन स्टेबल नहीं थी, दलदली थी, तो स्ट्रक्चर नीचे झुक सकता था। अगर बिल्डिंग सीमेंट से बनी होती तो वो सख्त होती और अर्थक्वेक में टूट जाती, इसलिए सीमेंट का यूज नहीं किया गया। घर बनाने के लिए लाइम मोर्टर का यूज किया गया। इससे दीवारों में लचक आ जाती थी। नीचे जमीन हिले भी तो पूरी बिल्डिंग में फ्लेक्सिबिलिटी होती थी और वो गिरती नहीं थी। इस तरह छोटे छोटे आइलैंड्स पर स्ट्रक्चर्स बनने लगे। ये आइलैंड्स एक दूसरे में मिलते गए। एस्टिमेट के मुताबिक 1 करोड़ लकड़ियां वेनिस की फाउंडेशन में यूज हुई हैं। मतलब पूरा फॉरेस्ट ही वेनिस के नीचे धंसा हुआ है। शुरू में लोग एक आइलैंड से दूसरे तक जाने के लिए बोट्स का यूज करते थे। जैसे जैसे स्ट्रक्चर्स बनने लगे, आइलैंड्स के दरमियान डिस्टेंस कम होता गया। सिर्फ एक ब्रिज की जरूरत रह गई थी। हैरानी की बात यह है कि वेनिस की पहली 500 साल की हिस्ट्री में कोई परमानेंट ब्रिज नहीं था। लेकिन जब आबादी काफी बढ़ गई और कारोबार की रेल पेल होने लगी, तो यहाँ का बिजनेस हब, जिसे रियाल्टो कहा जाता है, सबसे पहले यहाँ एक सिंपल लकड़ी का ब्रिज बनाने की कोशिश की गई। इस ब्रिज को पॉन्टून ब्रिज कहते हैं, जिसमें फ्लोट्स की मदद से गुजरने का रास्ता बनाया जाता है। इस ब्रिज से रियाल्टो तक पहुंचना तो आसान हो गया, लेकिन क्योंकि ये फ्लोट्स के सहारे खड़ा था, इसी वजह से काफी हिलता रहता था और अक्सर लोग इसमें से गिर भी जाते थे। बाद में यहाँ लकड़ी का परमानेंट ब्रिज भी बनाया गया, लेकिन ईयर 1310 में हंगामा आराई की वजह से इसको आग लगा दी गई। आग लगने के बाद भी रियाल्टो ब्रिज अगले 140 सालों तक टिका रहा, लेकिन आखिरकार ईयर 1444 में ज्यादा लोड पड़ने की वजह से वो गिर गया। आखिरकार रियाल्टो को कनेक्ट करने के लिए यहाँ वेनिस का सबसे पहला स्टोन ब्रिज बनाने का इरादा किया गया। इसको बनाने के लिए उसी तरीके का सहारा लिया गया जिसकी मदद से यहाँ हजारों घर बने थे। 12,000 से ज्यादा वुडन पाइल्स नहर के किनारे में गाड़ी गईं और उनके ऊपर 10,000 टन वजनी पत्थर का आर्च ब्रिज कंस्ट्रक्ट किया गया। इस ब्रिज के अंदर पानी और गैस की सप्लाई के पाइप्स भी जा रहे हैं।
यह वेनिस का सबसे चौड़ा ब्रिज है। मजे की बात यह है कि इस ब्रिज के दोनों तरफ मार्केट बनी हुई है, दोनों साइड शॉप्स हैं। अपने दौर का यह इंजीनियरिंग मास्टरपीस था। उसके बाद वेनिस में रोड्स की जगह स्टोन ब्रिजेस बनने लगे, आइलैंड्स को जोड़ने के लिए। पूरे शहर में कैनाल्स बना दिए गए जहां कार्गो शिप से सामान ट्रांसफर होता था। इस वजह से वेनिस में रश नहीं होता था। 16th सेंचुरी में वेनिस पूरे यूरोप का सबसे पावरफुल और अमीर शहर बन गया। लेकिन जैसे जैसे बिजनेस बढ़ा, पॉपुलेशन भी बढ़ी और साफ पानी की डिमांड भी बढ़ गई। वेनिस पानी से घिरा हुआ था, लेकिन वो सारा नमकीन था, इंसान के पीने लायक नहीं था। पीने का पानी मेनलैंड से आता था, लेकिन 2 लाख लोगों को फ्रेश वाटर देना मुश्किल हो गया। इंजीनियर्स ने कुछ नया सोचा। हर चौक में एक बड़ा घड़ा खोदा गया जिसमें पानी का कुआं बनाया गया। कुएं के इर्द गिर्द पत्थर और मिट्टी डाली गई। फिर एरिया को टाइल से कवर कर दिया गया। हर कोने में जालियां लगाई गईं ताकि बारिश का पानी फिल्टर होकर कुएं में चला जाए। हर बिल्डिंग की छत पर बारिश का पानी ड्रेन करने के लिए गटर्स भी लगाए गए। इस तरह वेनिस में 600 से ज्यादा पानी के कुएं बनाए गए और पीने के पानी का मसला हल हो गया। लेकिन एक मसला और था, वेस्ट। अक्सर लोग गंदा पानी और वेस्ट सीधा कैनाल्स में डालते थे। जो लोग कैनाल से दूर थे, उनका सारा गंदा यूरिन, पॉप और वेस्ट स्ट्रीट्स में होता था, जिसकी वजह से स्ट्रीट्स गंदी हो जाती थी। 16वीं सदी में वेनिशियंस ने अंडरग्राउंड टनल्स का नेटवर्क बनाया जो हर बिल्डिंग का वेस्ट कलेक्ट करके कैनाल्स में बहा देता था। लिक्विड वेस्ट तो डायरेक्ट कैनाल्स में चला जाता था और जब लहरें ऊपर नीचे होती तो सॉलिड वेस्ट भी कैनाल्स में चला जाता। आप कहेंगे कि कैनाल्स तो गंदी हो जाती होंगी। नहीं, हर दिन समंदर की लहरें वेनिस में एंटर करती हैं और बाहर जाती हैं। इस वजह से कैनाल्स का पानी फ्लश हो जाता है और साफ रहता है। वेनिस एक एंशिएंट कंस्ट्रक्शन का मास्टरपीस है। आज भी वेनिस के बिल्डिंग फाउंडेशन, कैनाल्स, ब्रिजेस, सीवरेज सिस्टम और बिल्डिंग्स वैसी ही हैं जैसे पहली बार बनाई गई थी। और यह पूरा शहर अंडरग्राउंड फॉरेस्ट के ऊपर हजारों सालों से खड़ा है। आपको बताता चलूं कि वेनिस धीरे धीरे जमीन में धंसता जा रहा है। ये एक नेचुरल प्रोसेस है जिसकी वजह से हर साल यह शहर 1 से 2 मिलीमीटर नीचे धंस जाता है। यह दुनिया का वाहिद शहर है जहाँ न गाड़ियां हैं न मोटर बाइक्स। यहाँ हर साल फ्लड आता है जिसे एक्वा ऑल्टा कहते हैं। सर्दियों में यहाँ पानी का लेवल काफी बढ़ जाता है और अक्सर वॉकवेज पानी के नीचे चले जाते हैं। इस समस्या को रोकने के लिए इटली की सरकार ने MOSE प्रोजेक्ट शुरू किया है, जिसमें बड़े स्टील के गेट्स लगाए गए हैं जो हाई टाइड के वक्त समुद्र का पानी वेनिस में आने से रोकते हैं। ये गेट्स पानी उठने पर ऊपर आ जाते हैं और टाइड के बाद वापस नीचे चले जाते हैं। साथ ही कुछ फुटपाथ्स को ऊंचा किया जा रहा है, नए ड्रेनेज सिस्टम्स लगाए जा रहे हैं और शहर को फ्लड रेजिस्टेंट बनाने की कोशिश हो रही है। लेकिन सी लेवल लगातार बढ़ने की वजह से ये सब सॉल्यूशंस सिर्फ वक्त के लिए मददगार हैं। लॉन्ग टर्म सॉल्यूशन अभी भी एक चैलेंज है। हर साल वेनिस को 6 मिलियन लोग विजिट करते हैं, लेकिन अब भी यहाँ की लोकल पॉपुलेशन 50,000 से भी कम है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि 2017 में दोस्तों का एक ग्रुप न्यूजीलैंड के जंगल से गुजरता हुआ एक सीक्रेट स्विमिंग स्पॉट की तरफ जा रहा था। जैसे जैसे ये लोग इस कच्चे रास्ते से आगे बढ़ रहे थे, आबादी से दूर, रोड से दूर, इनके इर्द गिर्द कोई भी नहीं था, तो अचानक इनको एक बहुत ऊंची सायरन की आवाज सुनाई देती है जो कहीं जंगल के अंदर से आ रही थी। तो ये ग्रुप रुकता है और सायरन की आवाज सुनने लगता है। 30 सेकंड बाद सायरन की आवाज बंद हो जाती है। सब एक दूसरे को हैरानी से देखते हैं कि ये कैसी अजीब सी आवाज थी। आखिर में सब कहते हैं खैर है और ये जंगल के अंदर चलना कंटिन्यू करते हैं। मगर इन सबको ये नहीं पता था कि वो सायरन उनको वार्न कर रहा था कि यहाँ से मुड़ जाओ और वापस चले जाओ।